देखिए क्लास 11th के बच्चे आज ध्यान दें। और इसमें आपका बचा है कि कार्बनिक यौगिकों के अणुभार का निर्धारण। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के अणुभार का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें से मैंने आपको बताया था भौतिक विधियों के बारे में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी रासायनिक विधियां क्या हैं, केमिकल मेथड्स क्या हैं। रासायनिक विधियों में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रासायनिक विधियां 3 प्रकार की हैं। इसमें पहला नंबर अनुमापन विधि है, अनुमापन विधि है जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक मेथड बोलते हैं। दूसरी विधि है इसमें सिल्वर लवण विधि, जिसको हम अंग्रेजी में सिल्वर साल्ट मेथड बोलते हैं। सिल्वर साल्ट मेथड बोलते हैं। तो तीसरी विधि है इसमें हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट लवण विधि। तो कुल मिलाकर के ये 3 विधियों में जो अणुभार निकाले जाते हैं इन सभी पर न्यूमेरिकल्स हैं। और न्यूमेरिकल होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में आपको अनुमापन विधि बताई जा सकती है। अगले में हो सकता है सिल्वर लवण के साथ साथ इसे कंप्लीट कर लिया जाए। वीडियो लंबा न हो, इसका भी ध्यान देना होगा। तो अनुमापन विधि में हम चलते हैं सबसे पहले। और अनुमापन विधि में देखिए, ये एक ऐसी विधि है जो कि रासायनिक तुल्यता के नियम पर आधारित है। रासायनिक तुल्यता के नियम पर आधारित विधि है। अब ये रासायनिक तुल्यता का क्या नियम है? रासायनिक तुल्यता का नियम ये कहता है कि जो अम्ल का मिली तुल्यांक होगा, अम्ल का जो मिली तुल्यांक होगा वह सदैव बराबर होता है क्षार के मिली तुल्यांक के। क्षार के मिली तुल्यांक के बराबर। अब अम्ल का जो मिली तुल्यांक होगा वो क्षार के मिली तुल्यांक के बराबर होगा। अब ये मिली तुल्यांक क्या होता है? मिली तुल्यांक का मतलब कि W/E गुणे 1000। इसको भी मिली तुल्यांक बोला जाता है। W क्या है? वही कार्बनिक यौगिक जिसका भार ग्राम में। E क्या है? कार्बनिक यौगिक का तुल्यांकी भार, मल्टीप्लाई आप 1000 से कर दें चूंकि मिली है। तो मिली तुल्यांक ये बराबर क्षार का मिली तुल्यांक को हम N/V से कह सकते हैं। इसको N/V, यानी N क्या है? नॉर्मलता, V क्या है? वॉल्यूम। N फॉर नॉर्मलिटी एंड V फॉर वॉल्यूम, यानी नॉर्मलता और आयतन का गुणनफल भी मिली तुल्यांक कहलाता है। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि जो रासायनिक तुल्यता का नियम है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है, वो ये कहता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड ऑलवेज विल बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। तो इस प्रकार से इसमें होता क्या है अनुमापन विधि में? सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अनुमापन विधि द्वारा एक ऐसी विधि है जिसमें हम कार्बनिक अम्ल का भी अणुभार निकाल सकते हैं। कार्बनिक अम्ल तथा कार्बनिक क्षार यानी क्षारक कह सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस
ऑर्गेनिक बेस, दोनों के अणुभार निकालने की अगर कोई विधि है एक साथ तो वो है अनुमापन विधि। अनुमापन विधि का जो सिद्धांत है वो मैंने देखिए यहाँ पर लिख दिया। इसे हम ये सिद्धांत कहा जाएगा कि अनुमापन विधि के सिद्धांत पर आधारित है, तो आप कहेंगे कि रासायनिक तुल्यता के नियम पर आधारित है। तो ये कहा जाएगा कि आखिर रासायनिक तुल्यता का नियम क्या है। तो रासायनिक तुल्यता का नियम क्या होता है कि अम्ल का मिली तुल्यांक सदैव क्षार के मिली तुल्यांक के बराबर होगा। यानी अम्ल का जितना मिली तुल्यांक होगा वह न्यूट्रलाइज होगा, उदासीन होगा क्षार के कुछ मिली तुल्यांक, या कुछ का मतलब इक्वल मिली तुल्यांक से उदासीन किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि W ग्राम कार्बनिक यौगिक, W ग्राम कार्बनिक यौगिक अथवा कार्बनिक अम्ल कह लीजिए, W ग्राम कार्बनिक अम्ल अथवा कार्बनिक क्षार, कोई भी हो सकता है, कार्बनिक क्षार को जल में घोला जाता है। पहली चीज जल में घोला जाता है, उसके निश्चित आयतन को उदासीन करने के लिए मानक NaOH अथवा HCl का प्रयोग होता है। अब हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर W ग्राम कार्बनिक अम्ल है तो उसको मानक NaOH द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाएगा। अगर W ग्राम हमने कार्बनिक क्षार ले लिया तो उसे हम HCl द्वारा न्यूट्रलाइज करेंगे। और न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला अभी बात सिद्धांत में था कि W/E × 1000 यानी अम्ल का मिली तुल्यांक ये बराबर होगा क्षार के मिली तुल्यांक के। तो यहाँ से हम सबसे पहले E को निकाल लेंगे। E क्या है? E है अम्ल का तुल्यांकी भार। अगर मैं उसमें अम्ल या क्षार कर लूँ तो अम्ल या क्षार का तुल्यांकी भार है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या बेस। अगर आपने यहाँ अम्ल लिया है तो ये अम्ल का तुल्यांकी भार कहलाएगा। अगर यहाँ कार्बनिक क्षार लिया है तो ये क्षार का तुल्यांकी भार होगा। ये बराबर निकालने के लिए अपने पास फार्मूला W/1000/N/V इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो अम्ल हो या क्षार हो उसका एक तुल्यांकी भार निकल जाता है। लेकिन हमें तो अम्ल का अणुभार चाहिए, अम्ल या क्षार का अणुभार चाहिए हमें। तो अणुभार के लिए क्या किया जाता है कि ये जो तुल्यांकी भार एक बार निकल जाए तो ये तुल्यांकी भार यानी E इक्विवेलेंट गुणे अम्लीयता या क्षारीयता कर देते हैं। अम्लीयता या क्षारीयता। अब आप जानते हैं कि अगर मैं कार्बनिक अम्ल लेता हूँ तो अम्ल की अपनी क्षारीयता होती है जो उसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगी। और अगर कहीं मैं कार्बनिक क्षार लेता हूँ तो उस क्षार की अपनी क्या होगी अम्लीयता, एसिडिटी होगी, जो उसमें उपस्थित OH की संख्या पर डिपेंड करेगी। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से हम इस फार्मूले के प्रयोग द्वारा हम अम्ल या क्षार का अणुभार निकाल सकते हैं। तो अपने पास ये फार्मूले हैं। आइए देखते हैं इस फार्मूले को हम लगाने के लिए किस प्रकार के न्यूमेरिकल का प्रयोग करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल इसमें देखिए बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है वो। कारण जो बच्चे तैयारी में नहीं होंगे उनके लिए समस्या पैदा होगी। प्रश्न इस तरह से होगा, किसी कार्बनिक अम्ल के 1.575 ग्राम को जल में घोलकर विलयन का आयतन
विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर कर दिया गया, 250 मिलीलीटर कर दिया गया। इस अम्ल के 20 मिली को पूर्ण उदासीन करने के लिए N/8 NaOH के 16 मिलीलीटर प्रयुक्त हुए। अम्ल का अणुभार ज्ञात कीजिए। अम्ल का अणुभार ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल अगर ये पूछा गया आपके यहाँ तो कंफर्म है कि यह कहीं न कहीं किस पर डिपेंड होगा, यह डिपेंड होगा आपका अनुमापन विधि पर। यही आप लगाएंगे वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो वॉल्यूमेट्रिक या अनुमापन विधि का प्रयोग करने के लिए अगर मैं आंसर इसका निकालना चाहूँ तो हमारे पास सीधा आंसर के लिए ये होगा कि हम सबसे पहले निकालें कि 20 मिली को पूर्ण उदासीन कर कितना रहा है, NaOH का कितना तुल्यांक लग रहा है अम्ल के 20 मिली को उदासीन करने के लिए। तो लिखेंगे कि अम्ल के 20 मिली को पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के मिली तुल्यांक कितने लगे। क्षार के मिली तुल्यांक से हमारा मतलब N1 इंटू V1। तो कितना लग रहा है इसमें, N1 है N/8, N/8 का मतलब 1/8 और आयतन कितना लगा उसका V1, ये लगा 16, तो ये हो जाएगा 2। यानी 20 मिली को पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के मिली तुल्यांक कितने लगे, 2। तो ठीक रासायनिक तुल्यता के नियमानुसार इतना ही तुल्यांक लगा होगा अम्ल का भी, यानी 20 मिली में उसके अम्ल के भी 2 मिली तुल्यांक होंगे। लेकिन अपने पास तो 250 मिली विलयन बनाया गया, तो 250 मिली अगर विलयन बनाया गया है तो पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के कितने मिली तुल्यांक लगेंगे। तो जब 20 में लग रहा है 2 तो 250 में कितना लगेगा, ये हो जाएगा 2/250, 2/250। तो कुल मिला करके यहाँ पर फार्मूला अपना कौन सा होगा, ये हो जाएगा कि 2/20 गुणे 250, ये हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है कि अगर 20 मिली को पूर्ण उदासीन करने के लिए क्षार के मिली तुल्यांक लग रहे हैं 2, तो 250 मिली के लिए कितना लगेंगे, 2/20 गुणे 250 होगा। तो यहाँ से अगर हम इसको ये कैंसिल कर दें तो 25 दूनी 50, 50/2 बराबर लग जाएगा 25 मिली तुल्यांक। यानी हमारे कहने का मतलब कि 20 मिली को उदासीन करने के लिए क्षार के मिली तुल्यांक कितने लगे, 2। तो 250 मिली विलयन बनाया गया है, उसमें उसके क्षार के कितने मिली तुल्यांक लगने चाहिए, 25 लगने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम तुल्यांकी भार निकाल लेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने बताया था कि W/E गुणे क्या लगा देना है इसमें, 1000, ये लग जाएगा। और अपान जो है फार्मूला कौन सा था, अपान ये बराबर होता है An इंटू V के मिली तुल्यांक के। तो यहाँ से मैंने बताया था कि E को बाहर निकाला जाए तो E बराबर कितना हो जाएगा, W गुणे 1000/NV। NV का मतलब कि यही तुल्यांक, मिली तुल्यांक, N इंटू V यही है, N इंटू V। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से NV, यहाँ से W कितना दिए, W दिया है 1.575 ग्राम, ये 1.575 ग्राम गुणे 1000 कर लीजिए, अपान NV कितना है, 25 है। तो इसको 25 से 25, 25 चौका ये 40, 40 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा आ जाएगा 63। आप
यदि कार्बनिक अम्ल आपकी द्विक्षार की है, ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि यदि कार्बनिक अम्ल द्विक्षार की है, यानी इसकी क्षारीयता 2 है, द्विक्षार की है। अगर मान लीजिए कार्बनिक अम्ल डाइबेसिक है तो तुल्यांकी भार में अगर हमें अणुभार निकालना होगा तो अणुभार बराबर होता है 2 गुणे ई के, यानी 63 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 126। 126 आ जाएगा इसका अणुभार। इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमने बताया था एक फार्मूला आपको अभी कि तुल्यांकी भार जो अणुभार होता है, अणुभार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे क्षारीयता के। और अगर कहीं प्रश्न में आपके क्षारीयता ब्रैकेट के अंदर दे दिया और तुल्यांकी भार मैं निकाल चुका हूँ 63, द्विक्षार की दिया है प्रश्न में, तो 63 दूनी कितना हो गया 126। ये आ जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हम अणुभार मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस प्रश्न में यहाँ किसी कार्बनिक क्षार कर दिया जाए, कार्बनिक क्षार के, और यहाँ पर मैं 2.65 ग्राम कर दो, क्वेश्चन को चेंज कर दो, जल में घोलकर विलयन का आया था, जहाँ 250 ml था वहीं मैंने 500 ml कर दिया। इस अम्ल के 20 मिली को ही उदासीन करना है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया कि n/6 और यहाँ NaOH को HCl द्वारा के, और यहाँ पर कर दिया 12 मिली प्रयुक्त हुए। अब यहाँ पर पूछ सकता है आपसे कि क्षार का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि कार्बनिक क्षार भी कैसा हो, द्विअम्लीय है। अगर कार्बनिक क्षार द्विअम्लीय है तो इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए? तरीका वही होगा, केवल अम्ल की जगह क्या कर देंगे, अब क्षार कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्षार के 20 मिली को उदासीन करने के लिए यहाँ कर दिया जाए अम्ल के मिली तुल्यांक कितने लगे, अम्ल के मिली तुल्यांक कितने लग रहे हैं, यहाँ पर En/V1 कर लीजिए। यहाँ कितना दिया गया n/6 है, तो यहाँ पर आप 1/6 कर लें। यहाँ पर दिया है आयतन 12 मिली, तो यहाँ पर कर दीजिए 12 मिली, तो तब भी क्या आ जाएगा 2 मिली। लेकिन ये तो 20 मिली का मामला है, विलयन का आयतन कितना बनाया गया 500 मिली। तो अगर मैं 500 मिली में निकाल लूँ, यहाँ पर 500 मिली में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/20 गुणे यहाँ हो जाएगा 500। अब कितना हुआ इसमें, एक 0 से 0 काट दिया जाए, 50 दूनी 100, 100/2 यानी 50 आ गया। इस प्रकार से अब यहाँ पर चूंकि अम्ल तो है नहीं, है तो क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्षार का तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला वही लगेगा, और यहाँ से एक सूत्र लग जाएगा आपका कौन सा, तुल्यांकी भार निकालने का। तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला जो लगेगा वो होगा W गुणे 1000/NV, ये लग जाएगा फार्मूला। W कितना है 2.65, यहाँ लिख दीजिए 2.65 गुणे 1000। NV कितना है, NV है 50, तो अगर इसको 50 के 50, 50 दूनी 100, ये हो गया 20, 20 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा कितना 53। अगर 53 आ गया, ये तो कुल मिला करके द्विअम्लीय है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अणुभार भी निकाल सकते हो। अणुभार बराबर होता है तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई अम्लीयता, एसिडिटी। तो ये हो जाएगा 53 गुणे 2 बराबर कितना 106। 106 आ गया उस क्षारक का अणुभार। इस प्रकार से हम लोग अम्ल और क्षार दोनों का अणुभार निकाल सकते हैं।